अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने सुबह 12 बजे से बनाना स्टार्ट कर दिया। सुबह जब मैं नीचे के पोर्शन के सारे काम करके फ़ारिग हो चुकी थी, तो फिर आज मैं जल्दी फ़ारिग हो गई थी क्योंकि किचन में आज मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं था। आज मैंने कुकिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं था करना। जो एक दिन पहले मैंने सालन बनाया था ना, वो काफ़ी सारा बच गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना उसी सालन से गुजारा कर लेते हैं, आज कुकिंग नहीं करते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना टाइम ज़ाया नहीं करती, मैं आज अपने पोर्शन की ना ज़रा डिटेल से सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो आपको पता है बारिश वगैरह तो हो नहीं रही, जिसकी वजह से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो गंद जो है ना मेरे पोर्शन में बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है मैं अपना दिन ज़ाया नहीं करती, मैं आज अपने पोर्शन की ना ज़रा डिटेल से सफाई कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं नीचे से फ़ारिग होकर ऊपर आई, आते साथ मैंने सबसे पहले अपने कमरे की और बच्चों के कमरे की ना चीज़ें संभाल ली। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। तो झाड़ू लगाने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर सीढ़ियों में लगाने के लिए गई। तो क्या हुआ, ऊपर स्टोर में काफ़ी सारा गंद पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो सफाई तो करने लगी हूँ, तो ऊपर से जो गंद नीचे आएगा तो पहले ऊपर से सफाई करती हूँ, फिर नीचे से करनी स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरा तकरीबन आधा पौना घंटा तो मेरा स्टोर में ही लग गया। जब मैंने स्टोर साफ़ किया उसके बाद मैंने नीचे अपने पोर्शन की सफाई करना शुरू कर दी। तो ये आप देख सकते हैं, देखने में तो टाइल्स कितनी साफ़ सुथरी लग रही होती हैं, लेकिन जब झाड़ू लगाओ ना तो पता चलता है कि फ़र्श पे कितना ज़्यादा गंद है। असल में मेरा पोर्शन जो है ना ओपन है, तो ये साइड जो है ना ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर से ओपन है, जाली लगाकर हमने इसको कवर किया हुआ है। तो यहाँ से काफ़ी सारी मिट्टी आती है और मेरे पोर्शन में बहुत जल्दी फिर गंद पड़ जाता है। अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो अभी ये होता है कि मैं एक दिन सफाई करती हूँ ना तो 2-3 दिन मेरे निकल ही जाते हैं। लेकिन गर्मियों में ऐसा होता है कि गर्मियों में तो सफाई करो साथ ही तूफ़ान आ जाता है और इतना गंद पड़ जाता है। तो फिर ये है कि गर्मियों में तो मैं इतने दिन नहीं निकाल सकती, मैं डेली सफाई करती हूँ। अच्छा, मेरा ये वाला जो वॉशरूम है ना ये हम लोग यूज़ नहीं करते। ये जो मेरा स्टोर रूम है ना, स्टोर रूम के साथ ये अटैच्ड वॉशरूम है, लेकिन हम लोग ये यूज़ नहीं करते। लेकिन इसके सिंक के अंदर देखें कितने ज़्यादा गंदे से दाग बन गए हैं। असल में इसकी जो टूटी थी ना ये सही तरह से बंद नहीं थी हुई हुई, तो इसमें से पानी टपक टपक के ना तो सिंक के अंदर इतने ज़्यादा खारे पानी के ना निशान बन गए हैं। तो फिर ये मेरे हस्बैंड ना एक स्प्रे लेकर आए थे, कह रहे थे कि इसको ट्राई कर कर देखो ये कैसा है। ये अपनी शॉप से लेकर आए थे ना, तो आपको पता है ये सैनिटरी की चीज़ें वगैरह सेल करते हैं। टाइल्स की सफाई के लिए भी ना इन्होंने ये स्प्रे रखा हुआ है स्पेशल से सेल करने के लिए। तो मुझे कहते हैं ये ट्राई कर कर देखो इसका रिज़ल्ट कैसा है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसका और ऑर्डर कर दें तो और लेकर आएँ, ताकि अगर किसी कस्टमर को चाहिए हुआ ना तो वो ले जाए। तो फिर मैंने सिंक के अंदर ना अच्छी तरह से स्प्रे करके ना इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा चलो इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ के ना बाकी सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि आधे घंटे में इसको हम जब थोड़ा सा रेस्ट देंगे ना तो इसके अंदर जितने भी खारे पानी के दाग हैं ना वो सारे सही तरह से नरम पड़ जाएंगे और सिंक सही तरह से ना साफ़ हो जाएगा। फिर खैर उसके बाद मैंने ना डस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं डस्टिंग करना शुरू करती हूँ। वैसे होता भी ऐसे ही है, सबसे पहले हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने की वजह से ना डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है जो फर्नीचर के ऊपर पड़ती है। तो झाड़ू लगाने के बाद ही हमें डस्टिंग करनी चाहिए, ताकि फर्नीचर के ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह पड़ जाती है ना वो सही तरह से साफ़ हो जाती है। तो मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और मैं जब भी डस्टिंग करती हूँ ना तो मुझे आधा पौना घंटा तो सिर्फ चाहिए होता है डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि ऊपर मेरे पोर्शन में काफ़ी सारा फर्नीचर है और है भी ओपन एरिया है मेरा सारा। तो यहाँ पे डस्ट बहुत जल्दी पड़ती है और इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है ना कि अगर फर्नीचर का ख्याल ना रखो तो फर्नीचर की तबाही और बर्बादी हो जाए। तो ये जो मेरे सोफ़े हैं ना, मैंने लास्ट ईयर इनको पॉलिश भी करवाया था, लेकिन इनकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि मैंने इनको लास्ट ईयर पॉलिश करवाया है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है ना, जिसकी वजह से फ़र्नीचर पे मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और कमरों में इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि बाहर जितना भी फर्नीचर पड़ा है मैं उठा के इसको अंदर कमरों में रख कर बंद कर दूँ। कमरों में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, पहले ही कमरों में इतना ज़्यादा फर्नीचर है। पर यह है कि मैं इनकी एहतियात करती रहती हूँ, इनको साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, ज़्यादा इनको मैं गंदा नहीं होने देती।
फिर ये जो मेरे पोर्शन की ग्रिल्स हैं ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, क्योंकि एक तो इनका डिज़ाइन भी ऐसा है, इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा फंस जाती है और स्पेशल इसके लिए ना मुझे अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ता है इसकी सफाई के लिए, क्योंकि ये जो एरिया ना ग्रिल का, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर ऊपर सीढ़ियों पे चले जाओ, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि काफ़ी लंबी लंबी ग्रिल्स हैं ना, जिनको साफ़ करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। सहन की डस्टिंग करने के बाद यहाँ फिर मैं बच्चों के कमरे में आ गई। इससे पहले मैं स्टोर रूम में चली गई, वहाँ पे जाके मैंने पहले स्टोर रूम की सारी डस्टिंग की, उसके बाद मैं यहाँ बच्चों के कमरे में आई। बच्चों के कमरे का ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, इसकी लकड़ी इतनी ज़्यादा बुरी है ना कि इसके ऊपर इतने ज़्यादा बुरे दाग बन गए हैं। इसको मैं जितना मर्ज़ी साफ़ करूँ ना, लेकिन ये इतने ज़्यादा ढीठ दाग है ना, जो उतरने का नाम ही नहीं लेते। इसको मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से पहले भी साफ़ किया हुआ है, लेकिन ये साफ़ नहीं होता। अच्छा खैर, जब मेरी सारी डस्टिंग हो गई ना, तो उसके बाद मैं दोबारा से ये इस बाथरूम में आई। इस सिंक के अंदर जो मैंने दवाई लगाई हुई थी ना, इसको मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने इसको लगाकर छोड़ दिया था। तो अब मैं चेक करती हूँ कि इस दवाई का रिज़ल्ट कैसा है। जब मैंने इसके ऊपर इस तरह से जाली से मैंने इसको साफ़ किया ना, थोड़ा सा पानी डाल के पहले मैंने इसके ऊपर से दवाई उतार दी, तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट लगा है। काफ़ी सारे इसके जो दाग थे ना, वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन ये सामने आपको शायद थोड़े बहुत नज़र आ रहे होंगे ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सख्त दाग थे जो अभी साफ़ नहीं हुए। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक जो है ना, ये सिंक साफ़ हो गया था। फिर इसके ऊपर दवाई जब मैंने उतार दी थी ना पानी से, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सर्फ़ डाल के ना, मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अच्छा, ये जो थोड़े बहुत दाग रह गए हैं ना, 1-2 दिन ठहर के मैं दोबारा से इसके ऊपर ये स्प्रे करके इसको छोड़ दूंगी, क्या पता नेक्स्ट टाइम ये सारा सही तरह से साफ़ हो जाए। लेकिन इस स्प्रे का जो रिज़ल्ट है ना, मुझे अच्छा लगा है, मुझे पसंद आया है। तो अब हस्बैंड को भी बताऊंगी, वो अपनी शॉप पे इसको रखेंगे, सेल करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ रखते हैं ना, उसको अगर हम पहले ख़ुद यूज़ ना करें, तो कस्टमर ले जाए, तो आगे से दवाई का असर ना निकले, तो फिर इस तरह से अच्छा नहीं लगता। कस्टमर कहेगा कि क्या 2 नंबर सामान रखा हुआ है शॉप पे। लेकिन ये है कि इस दवाई का रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा, यानी कि घर के वॉशरूम साफ़ करने के लिए, या जो टाइल्स होती हैं ना, टाइल्स के ऊपर बुरे बुरे दाग बने हुए होते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए ये स्प्रे बहुत अच्छा है। अच्छा खैर, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मैं कपड़ा लगाने लगी थी। और आपको बताऊँ, सफाई जब मैं करती हूँ ना, तो सफाई करने में मेरा फेवरेट काम यही होता है, कपड़ा लगाना। मुझे कपड़ा लगाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं इसको बहुत इंजॉय करके लगाती हूँ। और एक मेरे दिल को ना सुकून मिल रहा होता है, मेरे दिल को एक तसल्ली सी मिल रही होती है कि बस ये मेरा लास्ट काम है, इसके बाद मेरी सारी सफाई ख़त्म हो जाएगी। तो जिस वक्त मैं ऊपर आई थी ना सफाई करने के लिए, तो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था जब मैं ऊपर आई थी सफाई करने के लिए। तो जब मैं सफाई करके फ़ारग हुई ना, तो आप यकीन जाने शाम के 5 बजे का टाइम हो चुका था। इतना ज़्यादा मैंने ऊपर टाइम लगा दिया आज सफाई करने के लिए। अच्छा, मुझे वैसे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, अगर यही काम घर में अगर हम कोई काम वाली रखते हैं ना, तो उससे करवाए ना, तो वो 1 या 1.5 घंटे में सफाई करके फ़ारिग भी हो जाती हैं। और वही काम अगर हम खुद करें ना, तो उसको चाहे आधा दिन ही लग जाए। तो मैं समझती हूँ कि काम वालियाँ जो होती हैं ना, ये जान छुड़ाती हैं, ये फटाफट करके ना काम भागने की करती हैं और अपना काम ख़त्म करने की करती हैं। लेकिन जब हम खुद सफाई करते हैं ना, तो हम बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से डिटेल सफाई करते हैं। और जब सफाई करते हैं ना, तो घर की शक्ल निकल आती है कि घर कितना नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा घर कितना साफ़ सुथरा हो गया है। अच्छा जी, मैंने अपना बाकी का व्लॉग अगले दिन से बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब मैंने एक दिन पहले सफाई की ना, तो सफाई करके मेरी छुट्टी हो गई थी। उसके बाद तो आप पूछे ही मत कि मेरा जो बुरा हाल हुआ ना, मेरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। फिर मेरा दिल नहीं किया कि मैं आगे से अपना व्लॉग जो है ना कंप्लीट कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट डे जो है ना, मैं बाकी अपना व्लॉग कंप्लीट करके तो बना लूँगी। तो खैर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने अब्बू से मंगवाई थी सब्ज़ी, थोड़ी सी सब्ज़ी मंगवाई थी, तो अब्बू इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ उठा कर ले आए। अब्बू जो है ना, अब्बू को एक चीज़ लेने के लिए भेजो ना, तो अब्बू 10 चीज़ें साथ उठा कर ले आते हैं, अगर चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो आज ये है कि
ये जो सब्ज़ी लेकर आए थे ना, मैंने सोचा कि चलो अच्छा किया अबू ने ले ही आए हैं, क्योंकि हमारे घर के कॉर्नर पे जो शॉप थी ना सब्ज़ी वाली, वो शॉप बंद हो गई है। तो अब हमें इतना ज़्यादा मसला होता है ना सब्ज़ी लेने के लिए, और हमारी गली में ये जो सब्ज़ी सेल करने के लिए आते हैं वो तो 5 मिनट भी नहीं रुकते, 10 मिनट भी नहीं रुकते, तो आवाज़ लगा के भाग जाते हैं। अब हमें सब्ज़ी लेने का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। फिर मैंने शुक्र किया, मैंने कहा चलो अब्बू जो एक्स्ट्रा ले आए ना, हमारा पूरा वीक आराम से निकल जाएगा। अब्बू को मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, अब्बू का दिल करता है कि बस मटरों वाले चावल बनाते रहो और अब्बू खाते रहें। तो मटर जो है ना अब्बू अपनी पसंद से लेकर आए हैं, हमने इनको बोला नहीं था कि आप लेकर आना। साथ में अब्बू टमाटर ले आए, लीमू ले आए, अदरक ले आए, और साथ में ये देखे हरे प्याज भी थे, और साथ सब्ज़ धनिए की ना एक पूरा बंडल था। अच्छा खैर, यहाँ पे देखे ये अब्बू ना ले आए थे चिरांगरियाँ। मुझसे लास्ट टाइम भी जब मैंने अपनी वीडियो में बोला ना कि आज मैंने कीमा चिरांगरियाँ बनाई हैं, तो मुझसे काफ़ी सारी मेरी सब्सक्राइबर्स थी जिन्होंने पूछा ये चिरांगरियाँ क्या होती हैं। तो ये चिरांगरियाँ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, यानी कि इनकी किस्म ऐसे होती है जैसे करेले होते हैं ना, ये करेले की ही किस्म होती है, लेकिन ये इतने मज़े की होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती हैं ये। लेकिन जब आप इसको कीमे में या गोश्त में डालकर पकाते हैं ना, तो इसका इतना ज़्यादा मज़े का टेस्ट बनता है ना। कभी आपके साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी ना, तो आपको बताऊँगी कि इसको पकाते कैसे हैं। तो हम तो इसको ना मटन के कीमे में बनाते हैं या बीफ के कीमे में बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो ये जिनको नहीं ना पता कि चिरांगरियाँ क्या होती हैं, तो आप भी देख लें। अक्सर लोग ना इसको चोंगे भी कहते हैं, लेकिन हम लोग तो इसको चिरांगरियाँ कहते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे देखिए अब्बू साथ में ले आए थे सब्ज़ मिर्चें। ये इतनी पतली पतली और लंबी लंबी सब्ज़ मिर्चें थी, तो मैं सोच रही थी ये तो काफ़ी ज़्यादा कड़वी होंगी। एक दफ़ा हमने अपने घर में ना गमले में सब्ज़ मिर्चों का पौधा लगाया, तो उसमें जो सब्ज़ मिर्चें लगी थी ना, वो इसी तरह से लंबी लंबी और बिल्कुल पतली पतली मिर्चें थी। तो वो इतनी ज़्यादा कड़वी थी ना कि उसको खाया नहीं था जाता। तो ये आज मैं सब्ज़ मिर्चें जब निकाल रही थी ना, तो मुझे वो अपने गमले वाली जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना, वो मुझे याद आ गई। अच्छा है, यहाँ पे देखिए अब्बू साथ ले आए थे लहसुन। तो ये जो लहसुन है ना, अब हमने इसको छील के इसको फ्रीज़ भी करना है। यानी कि आज अब्बू हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा काम ले आए थे। सब्जियां ले तो आए हैं, लेकिन इनको साफ़ तो हमने खुद ही करना है। अच्छा खासा इनको साफ़ करने में टाइम लगता है। तो ये ड्यूटी जो होती है ना, मेरी सास अम्मी की होती है। मेरी सास अम्मी को सब्ज़ी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो तो जब सब्ज़ी बनाना शुरू करती हैं ना, बस उनका दिल करता है बनाते रहो, एक ही दफ़ा सारी बनाकर ख़त्म कर दो, सारा काम एक ही दफ़ा तमाम कर दो। साथ अब्बू ये 5 किलो प्याज भी ले आए थे। ये प्याज बहुत ज़बरदस्त प्याज है, इसका कलर भी वाइट और इतने ज़्यादा फ्रेश प्याज है ना, और साइज़ भी इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे तो ये प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको काटने का भी ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये जी हमारे पूरे वीक की सब्ज़ी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इसको हमने संभालना है और हमने इसकी ना दिन रात लगाकर कटिंग भी करनी है। चले जी, अब हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज के व्लॉग में हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। आज मैं आपको मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, और इतनी झटपट बन जाती हैं ना। आप इस रेसिपी को देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, जो मैं मीठी टिक्कियाँ बनाऊंगी ना, उसमें 1 कप चीनी शामिल होगी, लेकिन इस चीनी को ना हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैयर करके चीनी ले ली थी, और इसको मैंने इस तरह से मिक्सी जार में डालकर ना मैंने इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आइसिंग शुगर होती है ना, बिल्कुल बारीक बारीक पाउडर की तरह होती है, ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी। बल्कि इसको देख के लगेगा नहीं कि ये चीनी है, पता चलेगा ये आइसिंग शुगर है। तो ये जो चीनी है ना, ये हमने मैयर करके मीठी टिक्कियों की डो में शामिल करनी है। तो चले जी, अब हम यहाँ पे अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए ना हमने ले लेना है 2 कप मैदा। तो मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप मैदा था। मैदा मेरे पास आज थोड़ा हो गया, मैंने देखा नहीं था अंदर मैदा नहीं था। फिर मैंने इसके अंदर आधा कप जो है ना, मैंने सफ़ेद आटा मिक्स कर लिया था। अभी आपको यहाँ पे नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसके अंदर आधा कप सफ़ेद आटा भी डाला था। यानी कि इसकी मेजरमेंट जो होगी ना, 2 कप मैदे की ही होगी। फिर इसके अंदर आधा कप हमने सूजी शामिल करनी है। ठीक है, सूजी को आपने पहले सही तरह से साफ़ कर लेना है। आधा कप सूजी आपने इसके अंदर डालनी है। फिर इसके अंदर हमने 1 कप बिल्कुल मेयर करके ना हमने इसके अंदर चीनी का पाउडर शामिल करना है। चीनी का जो पाउडर है ना, मीठी टिक्कियों में बड़े आराम से मिक्स हो जाएगा। अगर आप साबुत चीनी डालेंगे ना,
तो वो सही तरह से डो के अंदर मिक्स नहीं होगी, तो बेहतर है कि आप इसके अंदर ना चीनी का पाउडर ही बनाकर शामिल करें। फिर इसके अंदर हमने 1/3 कप कोकोनट का पाउडर डालना है। कोकोनट का पाउडर लेके ना वो आपने इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास सब्ज़ इलायची पड़ी हुई थी जिसको मैंने पीस के रखा हुआ है। अभी मैंने इसको डिब्बी में नहीं डाला, तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया है। और फिर यहाँ पे मैंने ले लिया देसी घी। ये मेरे पास घर का बना हुआ देसी घी है, तो हमने 3 टेबलस्पून मेजर करके ना देसी घी निकालना है और इसको भी हमने मीठी टिक्कियों की डो में शामिल करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो इसकी जगह आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप इसके अंदर देसी घी डालें, क्योंकि देसी घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छा, देसी घी को आपने ऐसे ही डो में शामिल नहीं करना, इसको हमने तकरीबन 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख कर ना इसको हमने इस तरह से ना थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है, ताकि जब हम इसको मीठी टिक्कियों की डो में शामिल करें ना तो डो हमारी अच्छे तरीके से फिर गूंदी जाए। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये इसके अंदर जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना सारे सही तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी ना तो इसकी निशानी कैसी होगी, जब आप इसको हाथ में पकड़कर दबाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। तो उसके बाद इसके अंदर हमने 1/3 कप सफ़ेद तिल शामिल करने हैं। ये मैंने पहले डालने थे लेकिन मैं भूल गई, इसलिए मैं इस स्टेज पे आकर ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी डाल कर ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर उसके बाद हमने ना इसको दूध से गूंदना है, इसमें हमने पानी शामिल नहीं करना। जब आप इसको दूध से गूंदेंगे ना तो बड़ी खस्ता आपकी मीठी टिक्कियाँ बनेगी। और जो आपने दूध लेना है, ये दूध आपने ठंडा नहीं लेना, नीम गर्म दूध लेना है। नीम गर्म दूध से आपने मीठी टिक्कियों की डो को गूंद लेना है। अच्छा, आज जिन 2 चैनल्स को मैं शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ उनमें से एक चैनल का नाम है किचन विद कोनैन ज़हरा और दूसरे चैनल का नाम है लाइफ विद अनम। इन दोनों चैनल्स के जो लिंक है ना, इनके चैनल्स के लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। अब आपने वहाँ जाके इनके चैनल्स पे क्लिक करना है, इन्हें प्रमोट करना है और इन्हें सपोर्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने मीठी टिक्कियों के लिए बेहतरीन सी डो गूंद ली है। अच्छा, ये आपके हाथों से थोड़ी सी चिपचिप करेगी, तो इसके लिए भी मैं आपको एक आसान हल बताती हूँ। आपने हाथों को पहले ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, तो आपने इसको मज़ीद थोड़ा सा गूंद लेना है, तो बड़े आराम से ये मीठी टिक्कियों की डो रेडी हो जाएगी। बस आपने इसको ज़्यादा नरम नहीं रखना, इसको आपने थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है। अगर आप इसको ज़्यादा नरम गूंद देंगे ना तो ये फिर आपके काबू में नहीं आएगी, फिर आपसे अच्छी टिक्कियाँ नहीं बनेंगी। तो आप इसको थोड़ा सा सख्त रख कर गूंदेंगे ना तो इसकी फिर आप बड़े आराम से मीठी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो जब डो हमारी अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी ना तो लास्ट में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ग्रीस करना है, ताकि डो की जो ऊपर वाली लेयर है ना ये ड्राई ना हो जाए। तो इसमें देखें मैंने सिर्फ आधा कप दूध यूज़ किया है, बाकी जो आधा दूध था ना मेरा बच गया है। तो इसलिए इसकी मैंने आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई थी कि इसके अंदर दूध हम कितना यूज़ करेंगे। तो सिर्फ इसके अंदर मैंने आधा कप नीम गर्म दूध शामिल किया, पूरा कप हमने दूध का इसके अंदर नहीं डालना। तो काउंटर को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, क्योंकि गंदा अगर किचन हो ना तो गंदे किचन में कुकिंग करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, इसलिए हमें साथ साथ ना सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा है, जब डो हमारी अच्छे तरीके से गूंदी जाएगी ना तो इसको मैं ऊपर से शीट की मदद से कवर कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन आधे पौने घंटे का रेस्ट देना है। आपने इसको फ़ौरन से ही गूंद के इसकी मीठी टिक्कियाँ नहीं बना लेनी। जब आप इसको आधे पौने घंटे का रेस्ट देंगे ना तो उसके बाद जब आप इसकी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगी ना तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मीठी टिक्कियाँ आपकी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। आज किधर जाने, उधर जाने, उधर क्यों जाना है? अभी बाबा आने लगे हैं आप इनको लेके। गो, देखो इसको पाँव लग गए हैं ना, इसका दिल नहीं करता मैं घर आऊँ, इसका दिल करता मैं चलती जाऊँ। आ जाओ वापस, नूर बाइक आ रही है। चले जी, अब हम मीठी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डो को तकरीबन आधे पौने घंटे का रेस्ट दिया था, उसके बाद हमने मीठी टिक्कियाँ बनानी शुरू की थी।
अच्छा, जब आप मीठी टिक्कियों के लिए आटा गूंथते हैं ना, उस स्टेज पे तो आटा थोड़ा सा नरम होता है ना, लेकिन जब आप इसको आधे पौने घंटे का रेस्ट देते हैं ना, तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है। यानी कि ये बिल्कुल सेट हो जाता है मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए। तो अगर गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों में तो अगर आपने ज़्यादा देर के लिए इसको रेस्ट देना है ना, तो आपने इस फ्रिज में रखना है, नहीं तो आपका आटा जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने जितनी भी डो गूंदी थी ना, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने एक हिस्सा लिया था ना डो का, इसको मैं बेलन की मदद से ना बहुत आराम से मैं इसको बेल लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो डो है ना, ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने इसको बहुत एहतियात के साथ बेलना है और इसकी मीठी टिक्कियाँ बनानी है। तो सबसे पहले तो बेलने के बाद ना इसके ऊपर हमने फोक की मदद से ना इस तरह से निशान लगा लेने हैं, क्योंकि जब आप इसकी मीठी टिक्कियाँ बनाकर फ्राई करेंगे ना, तो फिर उसके अंदर हवा नहीं भरी जाएगी। तो अगर आप इसके अंदर इस तरह से फोक की मदद से निशान नहीं लगाएंगे, तो फिर मीठी टिक्कियों के अंदर हवा हो जाएगी और वो फूल जाएंगी। तो हमने इसको तो फुलाना नहीं है, हमने इसको बिल्कुल ऐसे जैसे बिस्किट होता है ना, हमने इसको बिल्कुल उस तरह से रखना है। तो यहाँ पे स्टील के ग्लास की मदद से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, बहुत आराम से इसकी कटिंग हो जाती है। अगर आपके पास कोई और कटर है राउंड शेप में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टील का ग्लास इसलिए लिया है क्योंकि ये तो हर घर में अवेलेबल होता है, और इस साइज़ की जो टिक्कियाँ हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होता है मीठी टिक्कियों का। और मीठी टिक्कियों की जो मोटाई है ना, आपने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, बस आपने इसको मीडियम सा ही रखना है, ना ये ज़्यादा मोटी हो और ना ही ये ज़्यादा पतली हो। ठीक है। जब मीठी टिक्कियाँ बन कर रेडी हो जाएंगी ना, फिर उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम से रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। आपने इसको हल्की सी आंच पे फ्राई करना है, ताकि ये हल्की हल्की सी ना आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई हों, और ये फिर जितनी आहिस्ता फ्राई होंगी ना, ये उतनी ज़्यादा खस्ता बनेगी। अच्छा, एक बात और, आपने इसको फ़ौरन से ही अल्टा पल्टी नहीं करनी शुरू कर देनी। जब आप नीचे वाली लेयर देखेंगे ना थोड़ी सी सख्त हो गई है, तो उसके बाद आपने इसकी साइड को पलटाना है। और हाँ, ऑयल में जो है ना मीठी टिक्कियाँ थोड़ी सी नरम ही रहेंगी, आपने इस स्टेज पे परेशान नहीं होना। लेकिन जब आप इसको ऑयल से बाहर निकाल कर किसी जाली वाले बर्तन में रखें, जैसे जैसे इसको हवा लगती जाएगी ना, तो ये सख्त होती जाएंगी, बड़ी खस्ता सी होती जाएंगी। तो फ्राई करने के दौरान ना ये थोड़ी सी नरम ही होंगी। ये ना हो कि आप परेशान हो जाएं कि ये तो इतनी ज़्यादा नरम है, आप ही ने हमें अच्छी रेसिपी नहीं बताई, बिल्कुल ठीक तरीके से मीठी टिक्कियाँ नहीं बनी। लेकिन क्योंकि इस स्टेज पे ये गर्म होती है ना, तो इसलिए ये नरम होती हैं। तो जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएंगी, इसको हवा लगती जाएगी, तो ये सख्त होती जाएंगी और बड़ी खस्ता होती जाएंगी। तो इस तरह से ना हमने सारी मीठी टिक्कियाँ बनाकर फ्राई कर लेनी है। फिर इसको मैंने इस तरह से ना कूलिंग रैक के ऊपर मैंने रख दिया था, ताकि इसको नीचे से हवा लगती रहे ना, और ये ठंडी भी हो और ये सही तरह से ना खस्ता भी हो जाए। तो आपने इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं रखना, किसी और बर्तन में नहीं रखना, बस आपने इसको किसी जाली वाले बर्तन में रखना है, ताकि इसको हवा लगती जाए और ये सही तरह से ना ठंडी हो जाए। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद ये देखें मीठी टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी थी। इसकी शेप देखे कितनी अच्छी इसकी शेप आई, और टेस्ट वाइज ये इतनी ज़्यादा मज़े की थी ना, तो बहुत मज़े की ये मेरी मीठी टिक्कियाँ बनी थी। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करवाती हूँ। ये देखे कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है। आपने बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर करना है, आपने सिर्फ मेरी मीठी टिक्कियों की आवाज़ पे फोकस करना है। क्योंकि मैं घर पे अकेली होती हूँ ना, तो बोर होती रहती हूँ, फिर मैं साथ में टीवी देखती रहती हूँ, साथ साथ में अपनी जो है ना रेसिपी बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी से मेरी मीठी टिक्कियाँ बनी थी, इतनी ज़्यादा ये खस्ता थी। इसके अंदर जो इलायची का टेस्ट है और इसके अंदर जो हमने कोकोनट पाउडर डाला ना, आप यकीन जाने इसका इतना ज़्यादा मज़े का टेस्ट था ना, कि मेरी तो सारी डाइट का बेड़ा गर्क ही हो गया। मैं तो इतनी ज़्यादा मैंने मीठी टिक्कियाँ खाई हैं ना, कि मैं तो खा खा के पागल ही हुई हूँ। बहुत मज़े की ये मेरी मीठी टिक्कियाँ बनी थी। तो आपने ये बनाकर ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि कैसी मीठी टिक्कियाँ बनी थी। ठीक है। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिलें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।